लाइए दर्पण लाइए तो। बताइएगा तो महमूद के दरबार में जो है अलबर्नी, फिरदौसी और उतवी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक बताना है, शाहनामा फिरदौसी की कृति है। आपको बताना महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे, ये बताए हुए थे हम। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो दरबारी इतिहासकार की बात करें उतवी हो जाएंगे, ठीक है, उतवी। और उतवी के द्वारा पुस्तक एक लिखा गया था जिसका नाम किताब उल यामनी। किताब उल यामनी के लेखक कौन हो जाएंगे? उतवी हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो किताब उल हिंद के लेखक बोले तो अल-बरूनी हो जाएंगे। ये महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे, ठीक है। लेकिन सॉरी, दरबार में रहने वाला यानी महमूद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकार थे। और दरबारी इतिहासकार बोलेंगे तो उतवी होगा आंसर, किताब उल यामनी के लेखक। आगे आपको बताना है राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दंतीदुर्ग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 752 53 होगा, बावन दिया हुआ है इसमें, 53 दिया हुआ है, कभी कभी रहता है कहीं कहीं। तो 752 ईस्वी जान लीजिएगा, दंतीदुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया गया था। आगे बताना भारत में चलित न्यायालय किसके देन है यानी किसकी विचार है? ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। यानी भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? एपीजे अब्दुल कलाम को। आगे बताना है आपको पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ की गई थी? ठीक है, रावलपिंडी में किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है किस एकमात्र भारतीय को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अमर्त्य सेन को हुआ था। कब मिला था अमर्त्य सेन को? 1998 में अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था और 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न मिला था, ठीक है। ठीक है, आगे आपको बताना है किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए प्रयास किया था? तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। और ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था? 1828 में। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से, सही है। आगे आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका के प्रवेश का तत्कालिक कारण क्या था? हाँ, जापान के द्वारा जो है पर्ल हार्बर पर जो है बम फेंकने के कारण जो है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, सही। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ना, अभी सेकेंड वर्ल्ड वार पूछ रहे थे आपसे। आगे आपको बताना है सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक में हुआ है। और प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 1951 नई दिल्ली। और टोटल कितना देश भाग लिया था? 11 देश भाग लिया था, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश था? जापान था, सही है। आगे आपको जापान की राजधानी बताइएगा। टोक्यो। और टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। और बताना है आपको जापान में टोटल कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 4 है। और चारों द्वीपों की जो है बढ़ते यानी घटते क्रम में बताना है, ठीक है। उसके बाद गलत हो गया, होन्शी, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोको, ठीक है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोको, ये चारों द्वीप का जो है घटते क्रम यानी सबसे बड़ा होन्शु, उसके बाद आ जाएगा होक्काइडो, तब क्यूशु, तब शिकोको, ये चारों द्वीप का क्रम। आगे आपको बताना है नोकिया किस देश की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है, सही है। आगे बताना है आपको पाकिस्तान की जो है पीपुल्स पार्टी है यानी ट्रिपल पी, छोड़ दीजिए करंट का था। आदित्य क्या है ये बताना है। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला जो है एक सैटेलाइट का नाम है आदित्य, ठीक है। आगे आपको बताना भाग्यश्री थिप्से का संबंध किस खेल से है? भाग्यश्री थिप्से का संबंध किस खेल से है? शतरंज, सही होगा, शतरंज से सही है। किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? तो किंग्स कप बिल्कुल सही है, वायुयान से हो जाएगा, सही है। आगे बताना बिजली की घंटी में जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव का। और चुंबकीय प्रभाव के खोजकर्ता कौन है? ऑरस्टेड हो जाएंगे, ऑरस्टेड हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है अस्टियो तथा कंकाल तंत्र के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सर्पों के अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? ऑपियोलॉजी। नींद के अध्ययन बताइएगा। नींद का अध्ययन
नींद नींद, हिप्नोलॉजी और स्वप्न का अध्ययन, ऑनिरोलॉजी, ठीक है, ऑनिरोलॉजी स्वप्न का अध्ययन, और छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी हो जाएगा। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन बताइएगा, सिल्वीकल्चर हो जाएगा, सिल्वीकल्चर हो जाएगा। रेशम कीट पालन बताइएगा, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर हो जाएगा। और कीटों का अध्ययन बताइएगा, एंटोमोलॉजी। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन। और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं आवाज निकलने लग गया, कुछ हल्का क्वेश्चन पूछा रहा था ना। चलिए कोई इसका टेक्निक बताइए, बार-बार फंस जाते हैं फाइको और माइको में। तो देखिए एक वर्ड टेक्निक की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। फसलों शैवाल करिए, शैवाल कहाँ रहता है, पानी में रहता है, सीधा सीधा। तो फसलों शैवाल यानी पानी में क्या करते हैं, जाल लगाते हैं तो क्या होता है, फंस जाता है। तो याद रखिए फसलों शैवाल, फसे फाइकोलॉजी और शैवाल शैवाल ही हो जाएगा। यानी फसलों शैवाल यानी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, शैवाल का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी में कवक का। एक क्लियर हो जाएगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। हम स्टार्टिंग में ऐसे ही करके याद किए थे, ठीक है। खुद सेट करते हैं फिर एक महीना बाद भूल जाते हैं। नहीं तो उस पर ध्यान रखेंगे तब ना, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तब ना याद रहेगा, ठीक है। जिस तरह से आप वायसराय गवर्नर जनरल की बात करते हैं उसमें थोड़ा सा फंसते हैं बहुत ज्यादा, इस भी नहीं पता चलता है कब कौन आया नहीं आया, बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन बताते हैं हम, एक वर्ड बताते हैं खुद से किया हुआ है, और कई बार इस पे जो है ना प्रैक्टिस करके। जैसे हम नाली रीड बोलते हैं, नाली रीड इसमें 4 गो है, और 4 में ना से नॉर्थ बुक हो जाता है, जिसका कार्यकाल कब से कब तक है, 1872 से लेके 1876 तक। अच्छा ठीक है, नाली रीड में हम बताते हैं 9 से नॉर्थ बुक हो जाएगा, ली से लॉर्ड लिटन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद री से रिपन और डॉ से डफ रीड। इसमें इंपोर्टेंट क्या है, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में जो है सभी लोग जान रहे हैं, जो इसका कार्यकाल 1872 से 76। इससे 1 साल पहले यानी 1800 पहली बार जनगणना कब हुआ था आयोजित, 1872, पहली बार 1872 में हुआ था, जो कि किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। उसी वर्ष हाँ 69 से 72 उसका काल था। फिर आगे आता है 72 से 76 तक लॉर्ड नॉर्थब्रुक आते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और नॉर्थब्रुक के बाद आता है लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन से रिलेटेड बहुत प्रश्न एग्जाम में बनता है। पहला तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। कब लाया था, 1878 में लाया था। फिर आगे ये क्वेश्चन बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का काम किसने किया है, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, जो कब किया था, 1882 में किया था। अब लॉर्ड लिटन में ही थे, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा क्या जो है सिविल सेवा में जो प्रवेश की आयु जो था वो 21 वर्ष था, उसको घटाकर 19 कर दिया था। यानी 21 से घटाकर 19 किसने किया था, लॉर्ड लिटन किया था। और आगे चलकर फिर जो है 19 से बढ़ाकर 21 किसने किया, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ जो है प्रथम कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में आता है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आता है, 1881 में आता है। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आता है, 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आता है, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड कारखाना अधिनियम की यदि हम बात करें तो कब हो जाएगा, 1891 में हो जाएगा। बोल देंगे, आप जाते टाइम कार्ड ले लीजिए, संडे से पहले बोलिएगा सब कार्ड, ठीक है। लॉर्ड लिटन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को जो है भारत के जो है उद्धारक की संज्ञा दिया जाता है, यानी भारत का उद्धारक, जो किसके द्वारा कहा गया था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दिया गया है, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में भी जानते हैं, पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, तो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे, ठीक है। जो कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक है, 1880 से 84 तक, ठीक है। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में एक आता है इल्बर्ट विधेयक, क्या आता है, इल्बर्ट विधेयक, जो कब आता है, 1883 में आता है। और इल्बर्ट विधेयक को जो है अन्य किस नाम से जानते हैं, तो श्वेत विधेयक के नाम से भी जानते हैं, यानी श्वेत बिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसे श्वेत बिल कहा गया, क्योंकि इल्बर्ट विधेयक में क्या था कि जितने भी केसेस हैं, यानी ब्रिटिश के द्वारा जो केस होता है, तो उस केसेस में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश न्यायाधीश ही भागीदारी न ले, इसमें जो है यानी भारतीय न्यायाधीशों की भी भागीदारी होना चाहिए। इस कारण से जो है जितने ब्रिटिश न्यायाधीश थे सभी जो है विद्रोह कर देते, इसलिए इस विद्रोह इसको जो है श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कब, तो 1883 इल्बर्ट विधेयक को या इल्बर्ट बिल को।
आगे 84 खत्म होता है। 1884 से लेकर 1888 तक कौन रहते हैं? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन से रिलेटेड पॉइंट जानते होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। और पूछा यह भी जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग का उपज था? तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज था राष्ट्रीय कांग्रेस। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अब आपको बताना है राष्ट्रगीत को जो है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बिल्कुल सही है, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा किया गया था। उसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था। दूसरी बार राष्ट्रगान को जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। जो किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को किस तिथि को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और संविधान को कब जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। किस चीज का? तो संविधान सभा में यदि बैठक टोटल देखिए 11 टोटल संविधान सभा की अधिवेशनों की संख्या कितना है? तो 11 अधिवेशन है, जिसमें से एक अधिवेशन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि संविधान सभा के क्यावें अधिवेशन में दी गई थी? तो 7वें अधिवेशन में दिया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? जी, कानपुर हो जाएगा, बिल्कुल सही, कानपुर हो जाएगा। आगे आपको बताना है चूने के पुताई से उत्पन्न चमक किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। आपको बताना है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? क्या बकरी? हम जानते सभी लोग हैं, लेकिन कंफ्यूजन सभी को है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बुझा हुआ चूना बोले ना, बुझा हुआ चूना बोले तो बुझा हुआ चूना का मतलब क्या है? इसमें जल होगा तब ना बुझेगा। तो सीधा CaOH का होल ट्वाइस, ध्यान रखिएगा। और अगर अनबुझा चूना बोलेंगे तो CaO हो जाएगा। अन्न बुझा हुआ चूना CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और अन्न बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस यानी हाइड्रोजन होगा, H2 होगा यानी जल हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखना है। हाँ, ये डायरेक्ट पूछा हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। अरे सारा क्वेश्चन जितना भी है ना समझिए कहीं ना कहीं से वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बताइएगा प्याज किस वनस्पति कुल का है? जी, लिलिएसी। ऐसे याद होगा लहसुन प्याज लिलिएसी। ठीक है, यानी लहसुन और प्याज लिलिएसी कुल का है। ठीक है, आगे आपको बताना है हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो ये कोरोनरी धमनी हो जाएगा। किस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है देखिएगा, तो कोरोनरी धमनी जिसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी। आपको बताना है शिरा में कैसा रक्त प्रवाह करता है? तो शिरा में अशुद्ध रक्त होगा और धमनी में शुद्ध रक्त होगा। उल्टा होता है, स्व से शिरा तो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, स्व से शिरा, स्व से शुद्ध नहीं करना है। ठीक है, शिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त। अपवाद में पूछा जाता है किस शिरा में जो है शुद्ध रक्त होता है या किस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है? तो फुफ्फुस लग जाएगा तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताना है शरीर के संतुलन के लिए जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो देखिए, बेलम मतलब बैलेंस, ध्यान रखिएगा, बहुत से बेलम बहुत से बैलेंस, यानी शरीर के बैलेंस बनाने के लिए यानी संतुलन के लिए जो है कौन जिम्मेदार, मस्तिष्क का कौन भाग जिम्मेदार होता है? सेरिबेलम होता है। और मनुष्य के जो है बुद्धि का केंद्र जो है किसको कहा? सेरिब्रम को कहा जाता है। यानी जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं को नियंत्रित करता है कौन करता है? सेरिब्रम करता है। ठीक है, और जितने भी अनैच्छिक क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है अनैच्छिक क्रिया। जैसे यदि बोला जाए तो उल्टी को नियमित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक है, और यदि कोई इंसान शराब पी के टहल रहा है उसके शरीर को बैलेंस बनाने की बात बोले तो सेरिबेलम। यदि सेरिबेलम काम करेगा तो बैलेंस में रहेगा, नहीं काम करेगा तो उलट पुलट जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा
किस द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना, विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग जो है किस दर्रे से होकर गुजरता है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में ही है। आगे बताना है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है। एक वर्ड यानी हिमाचल प्रदेश में 3 ही दर्रा पॉपुलर है। बरोसी, याद रखिएगा, बरोसी, ब से बारालाचा दर्रा, रो से रोहतांग, सी से सिपकिला, ठीक है। बरोसी तीनों हो जाएगा, बरोसी यानी बारालाचा, रोहतांग, सिपकिला तीनों हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेंगे तो इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा, सही है। आगे बताना, नारियल के उत्पादन में भारत के में स्थान पे है? तीसरा स्थान होगा, सही है, ये अभी भी तीसरा ही है। आगे बताना, मैगीनॉट रेखा किस किस देश को अलग करता है? तो मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस होगा, न कि पोलैंड होगा। हिंडनबर्ग रेखा बोले तो जर्मनी पोलैंड हो जाएगा। अभी आपसे पूछे मैगीनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस हो जाएगा, और मेन रहीम रेखा बोलेंगे तो रूस फिनलैंड हो जाएगा मेन रहीम रेखा। 49वीं समानांतर रेखा की बात करें तो यूएसए कनाडा हो जाएगा 49वीं समानांतर रेखा। और रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा डुरंड रेखा। और डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 हम क्या बता रहे, 1893 होगा, कहीं 1893 देता है, नहीं तो 96 देता है। तो 96 में तो ये भाई साहब रहे नहीं, तो 96 में आएगा कहाँ से, ठीक है। आगे बताइए, भारत की जो है किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा की यदि हम बात करें तो दक्षिण की गंगा कौन हो जाएगा? कावेरी हो जाएगा। अगर दक्षिण गंगा की बात यदि करें तो दक्षिण गंगा कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण गंगा गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। भारत की गंगा देखिए, अगर दक्षिण भारत की यानी की लगा हुआ है तो कावेरी कीजिएगा आराम से, ठीक है। वृद्ध गंगा यदि बोले तो फिर भी गोदावरी ही होगा, ठीक है। आगे बताइएगा आप, भारत में तो है सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है कौन सा मृदा है? मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जो कितने प्रतिशत भाग पे पाया जाता है? 22% भाग पे पाया जाता है। आगे आपको बताना है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में जो है जीव, इसका पिरामिड जो है, जीवों का जो पिरामिड है वो उलट जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, किस जो है सेवानिवृत्त पदाधिकारी को जो है सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने में जो है वर्जना यानी वर्जित है? तो ये तो है क्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी क्या हो जाएगा? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किस आर्टिकल के तहत है? 148। अभी मन में अभी क्या आ रहा था, सही बता रहे हैं कि नहीं पूछते हैं क्योंकि आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। कई बार बताया, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है। कैग 148 अनुच्छेद के तहत उसका नियुक्ति होता है। कैग का काम 149 के तहत होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि महान्यायवादी की बात करें, भारत में महान्यायवादी, तो महान्यायवादी 76 हो जाएगा, ठीक है। अगर महाधिवक्ता की बात करेंगे तो अनुच्छेद 165 हो जाएगा। ये 3 आर्टिकल में कंफ्यूजन होता है, 76, 165 और 148। महान्यायवादी का टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, ठीक है। नहीं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। हम बताए भी थे एक दिन सारा के बारे में कि कौन कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। ऑडिटर जनरल का 5 साल या 6 साल? ऑडिटर का 5 साल होगा। आगे बताइएगा, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो एक चंदा हो जाएंगे, एक चंदा, ठीक है। आगे बताना है आपको, महमूद गजनवी के साथ जो है कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अल बरूनी आया था, बिल्कुल सही है। आगे बताना, किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था?
औरंगजेब के काल में जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था, यानी सर्वाधिक था। आपको बताना है ये जो है अकबर यानी अनपढ़ बादशाह के रूप में किसे जानते हैं? अकबर को जानते हैं। सही। अनुवाद विभाग का स्थापना किसने किया था? अकबर के द्वारा ही किया गया था। सही है। और इसके साथ अकबर के द्वारा, अकबर को जो है इस्लाम विरोधी किस शासक के द्वारा कहा गया है? अकबर को इस्लाम विरोधी जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो बदायूं के द्वारा कहा गया था, बदायूं के द्वारा। ठीक है। आगे बताना है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान का अनुसूचियों में से किस अनुसूची में संशोधन? तो अनुसूची 1 हो जाएगा। सही है। आगे बताना है आपको, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1946 ना। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। आगे बताना है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। यह सब भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। 9 दिसंबर 1946 प्रथम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और इन्हीं के द्वारा एक व्यक्ति को मनोनीत किया गया था अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में। उनका नाम बताना है, कई बार बताए भी हैं, फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो को जो है अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कैरो, फ्रैंको कैरो। आगे बताना है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? फिर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे कहा जा किसे? तो एससी मुखर्जी यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा कब किया गया था? 1873 ना। 1873 होगा, देखिएगा। ठीक है, 73 होगा। 73 होगा। 1875 में आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। 28 में ब्रह्म समाज। और आत्मीय समाज 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। आगे आपको बताना है, मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति कौन सी थी? कृषक। बिल्कुल सही है, कृषक था। आगे आपको बताना है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? 622 में हुआ था, हिजरी संवत की शुरुआत हुआ था। आगे आपको बताना है, शक संवत की शुरुआत कब? तो शक संवत 78 ईस्वी हो जाएगा, न कि ईसा पूर्व होगा। किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है। और आगे विक्रम संवत की बात करें तो 57 या 58 BC यानी ईसा पूर्व हो जाएगा विक्रम संवत। ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताना है, अकबर के द्वारा किस संवत का स्थापना किया गया था? इलाही संवत का स्थापना कब किया गया था? 1583 में। गलत हो गए। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना था और 1 साल बाद 1583 में इलाही संवत की स्थापना की गई थी। ठीक है। आगे आपको बताना है, हजारा राम मंदिर का निर्माण जो है विजयनगर के किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो हजारा राम मंदिर का निर्माण जो विजयनगर के किस शासक के द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तुलुक वंश का था। और आपको बताना है, विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंश का शासन हुआ? 4 वंश का। चारों वंश का क्रम बताना, यानी जो पहले कौन बाद में कौन? संगम, सालूब, तुलुब, अराबिरू। संगम, सालूब, तुलुब, अराबिरू हो जाएगा। यानी याद रखने का ट्रिक रखिएगा, सास तू आ। ठीक है। सास तू आ यानी 100 से संगम, 100 से सालूब, तू से तुलुब, आ से अराबिरू। ठीक है। एक दूसरा ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो पहले संगम, सुलूब यानी दोनों 100 वाला होगा, फिर तो तुलुब, फिर अराबिरू हो जाएगा। अब पूछा जाता है चारों वंश के संस्थापक। संगम वंश के संस्थापक कितना आप लोग का स्थिति खराब है। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का हो जाएगा। आ से अराबिरू वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का। इसके बाद है सालूब वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह। और तुलुब वंश के संस्थापक बोलेंगे तो वीर नरसिंह हो जाएगा। और अराबिरू वंश के संस्थापक तिरुमल। और अराबिरू वंश की राजधानी पेनुकोंडा। ठीक है। विजयनगर का संस्थापक वही लोग जी। देखिए, हाँ, हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में। ठीक है। और आगे बहमानी साम्राज्य के संस्थापक की यदि हम बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? हासन गंगू। ठीक है। जो कि कब? 1347 में। और उस समय जो है दिल्ली सल्तनत का शासक कौन होता है?
मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1325 से लेकर 1351 तक रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा अगर सबसे लंबे कार्यकाल की यदि बात करें दिल्ली सल्तनत का किस शासक का था, तो सबसे लंबा कार्यकाल था बहलोल लोदी का, जिसके बारे में अनुमान भी नहीं करते हैं। ठीक है, बहलोल लोदी का कार्यकाल था 1451 से लेकर 1489 तक। ठीक है, सबसे लंबा इनका 38 साल का शासन था। और इसके बाद दूसरे स्थान पे थे फिरोज शाह तुगलक FST, जो 1351 से लेकर 1388 तक था। ठीक है, 1 साल कम था मात्र। मेरा कहना था दिल्ली जैसे सल्तनत है ना, हाँ, उसमें सर्वाधिक तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा था? तो तुगलक वंश का होगा। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आया था, तुगलक वंश का नहीं आया था। ठीक है, इसलिए वंश तुगलक हो जाएगा। और सबसे छोटे कार्यकाल के लिए किस वंश का शासक था? तो किसका? खिलजी वंश का था, जो कि मात्र 30 साल। ठीक है, 1290 से 1330 तक था। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों का शासन? 5 वंशों का। पहला वंश गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और 5वां लोधी। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 और आगे 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा था। ठीक है, अगर याद करने का तरीका यदि अगर आपको जानना है, ठीक है, हम जानते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग में पड़ जाता है, तो बताए थे सबसे पहले। तो गुल खिले तुम शायद लोगे, बहुत सारा तरीका होता है। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल से गुलाम, खिले से खिलजी, तुम से तुगलक, शायद से सैयद, लोगे से लोधी। ये 5 वंश हो गया। इसके शासक अगर इसमें अगर सभी के संस्थापक पूछा जाता है कि सभी के संस्थापक कौन होंगे, तो सबसे पहला बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा यानी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और तीसरा तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और चौथा सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, और 5वां तुगलक लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएगा। इसके लिए भी कुछ ट्रिक था, ध्यान नहीं आ रहा है। जरीना गोरी ने खीर बनाई करके था। ठीक है, कैसे जरीना गोरी ने खीर बनाई, देखिए कैसे बताते हैं आपको। कैसे से आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जरीना से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है खीर, नहीं कुछ गड़बड़ा रहा है, छोड़ दीजिए, समझे, ऐसे डायरेक्ट याद रखिए। हम बोले ना स्टार्टिंग में क्या होता है, आप ट्रिक से याद रखिएगा, बाद में ट्रिक गायब हो जाता है, डायरेक्ट पता हो जाता है। नहीं, हम क्या बोले, ट्रिक से क्या है कि आप पहला लेटर पकड़ के आप ऑप्शन से टिक कर सकते हैं, ये फायदा तो है ही। खैर ऐसे ही याद रखिएगा। आगे बताना है आपको, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। किस पे? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। आगे बताना, सर्वप्रथम तो किस उपनिषद में जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जाबलोपनिषद में मिलता है। यानी 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में? जाबलोपनिषद में मिलता है। ठीक है, और एक जो है मुंडकोपनिषद में क्या मिलता है बताइएगा? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे बताना आपको, संगम काल के किस साहित्य से जो है संगम कालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो चित्रकला के विकास की जानकारी मिलता है किससे? मणि मैथिली से मिलता है। किससे? मणि मैथिली से मिलता है। ठीक है, छोड़ दें, ठीक है, रुकिए, क्या हुआ? अच्छा, एक चीज पहले सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं है, जितना कम समय में कोशिश करते ज्यादा कर देने का। बैच आप लोग का 2 से 5 का टाइमिंग है, एक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जो छूटेंगे तो दोनों साथ जाएंगे। ठीक है, तो 5:30 तक हो गया, वैसे समय काफी ही हो गया है। तो एक चीज आप लोग जो है ना, अभी बुक उस दिन बताए थे आप लोग को, किरण पब्लिकेशन वाला, देखे हुईगा बुक? ठीक है, अच्छा है, देखे है ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का जो है 1 लाइनर करके है। आज तो बुक लाना भूल गए हम, कल दिखा देंगे आप लोग को बुक। ठीक है, और इसके क्या, अच्छा डाल देंगे। ठीक है, अब उसके साथ ऐसे ग्रुप में कल ग्रुप में एक चीज डाले हैं आप लोग के लिए, जो अभी तक 120 का ये शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट है। कल ग्रुप में डाले थे प्रैक्टिस सेट शिक्षक वाला, देखिएगा
ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट जो है 120 क्वेश्चन का, और आप लोग कुछ नहीं करना है, जिनका क्लास मिला है कोशिश करते हैं हम, जो होता है देख लेते हैं, एक दिन सेट जो है हम इससे चलवा देते हैं एक सेट, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग कोशिश करिए क्वेश्चन को सजाने का। हाँ, किरण पब्लिकेशन का ही है, जो कि बीपीएससी क्या है अभी 1 to 5 के लिए निकाला है, ज्यादा डिमांड 1 to 5 का ही है, जान लीजिए, ठीक है। और ज्यादा भीड़ भी 1 to 5 में ही है, ठीक, और ज्यादा सीट भी 1 to 5 में है, तो सब कुछ इसमें है, तो किसका निकालेगा? सब नहीं एलिजिबल है। हाँ, तो वही इसीलिए निकाले हैं, सब एलिजिबल है, तो बस जो जरूरत जिसके लिए है। इसमें क्या है हम देखे हैं इसको, इसका पीडीएफ है मेरे पास, वैसे कुछ सेट का जो था हम भेज दिए थे। एक्सप्लेनेशन का जो है ना सबसे बेस्ट फायदा उठाना है, और इसमें सभी लोग का, लगभग लोग का जो है मैथ रीजनिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। हम जान रहे हैं लगभग लोगों का मैथ रीजनिंग प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, मैथ रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन पर सेट में दिया हुआ है, तो 40 क्वेश्चन का 40 घर पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है। और कुछ, हाँ हम क्या बता रहे, सेट पूरा बनाइएगा, ठीक है। सेट बनाने के साथ क्या है, मैथ रीजनिंग पे विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपको पूरा में यानी 40 में 40 नंबर दिला सकता है। जीके जीएस कितना भी पढ़िएगा तो कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं हो सकता है ये, तो कोशिश करिएगा मैथ रीजनिंग जहां से आप नंबर स्कोर करेंगे और आपको सेफ स्कोर में वही पहुंचाएगा, ठीक है। अगला टेस्ट से WTN भी होगा, कोशिश करते हैं 120 नंबर का ही, 120 क्वेश्चन का ही होगा, ठीक है। ठीक, आगे क्लास कल किनका है इस बैच में? किनका? आपका क्वेश्चन तो 150 लिख चुके होंगे, 120